सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। क्या कभी आपने बैंक के अलावा कहीं और से लोन लिया है? जैसे गोल्ड लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया या हाउसिंग लोन हो गया। तो ये सारी जो कंपनीज होती हैं एनबीएफसी कैटेगरीज में आती हैं, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। तो आज हम ऐसी ही दो कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें है मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस। जो मुथूट फाइनेंस है वो बेसिकली गोल्ड लोन व गोल्ड ज्वेलरी में डील करती है, और जो मन्नापुरम फाइनेंस है वो एमएसएमई लोन्स, गोल्ड लोन्स, हाउसिंग लोन टू व्हीकल लोन्स आदि में डील करती है। तो हम ये इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो फाइनेंशियल कंपनीज है, एनबीएफसीज हैं, इनका फंडामेंटल एनालिसिस और कंपनियों का एनालिसिस से कैसे डिफरेंट है। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज हम करेंगे दो कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस। एक है मुथूट फाइनेंस और एक है मन्नापुरम फाइनेंस। तो सबसे पहले हम करेंगे मन्नापुरम फाइनेंस का फंडामेंटल एनालिसिस। तो देखते हैं मन्नापुरम फाइनेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। दोनों ही कंपनियां जो थी, मन्नापुरम फाइनेंस, ये फाइनेंस नॉन एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है जिसका काम है गोल्ड लोन देना, मनी एक्सचेंज फैसिलिटीज हैं इसकी। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे, जिसमें इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप हम क्यों देखते हैं? मार्केट कैप हम इसलिए देखते हैं बिकॉज मार्केट कैप से हमें यह पता चल जाता है कि कंपनी लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मीडियम कैप है। और लार्ज कैप, मीडियम कैप या स्मॉल कैप से यह पता चलता है कि कंपनी की स्टॉक के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी है। अगर लार्ज कैप है तो बहुत कम वॉलेटिलिटी होगी, जो मीडियम कैप है थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, जो स्मॉल कैप कंपनी है उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी के चांसेस होते हैं। ये ऐसे कैसे पता चला? ये 19,820 करोड़ की कंपनी है। जो 20,000 करोड़ से कम की कंपनियां होती हैं और 5,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनियां होती हैं, वो मिड कैप कंपनी के अंदर आती हैं। तो ये एक मिड कैप कंपनी है, हम ये बोल सकते हैं। फिर चलते हैं, जो स्टॉक का आरओसी है वो 13.8 है। 13.8 कोई इतना ज्यादा नहीं हुआ, ठीक ठीक है, मतलब जिसे बोल सकते हैं। जो आरओई है दैट इज गुड, दैट इज वेरी गुड। 20.60 बहुत अच्छा आरओई होता है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं इसके स्टॉक के पीई पर। जो स्टॉक का पीई है वो कितना दे रखा है इसमें? स्टॉक का पीई है इसमें 10.10। फिर इसको कंपेयर करते हैं हम इंडस्ट्रियल पीई से। तो इंडस्ट्रियल पीई से जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो देखेंगे इंडस्ट्रियल पीई कितना है हमारा। ये 20.30 है हमारा इंडस्ट्रियल पीई। उसका 10 है जो स्टॉक का पीई है, और इंडस्ट्रियल पीई 20.30 है, यानी कि ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी हो सकती है। ये देख लिया हमने। अब इसके बाद हम देखते हैं पैग रेशो। पैग रेशो इसका कितना है? 0.55। पैग रेशो क्या होता है? प्राइस अर्निंग पर ग्रोथ रेशो। जो 0.55 है, जो काफी अच्छा है पैग रेशो इसका। तो आरओई अच्छा है, आरओसी अच्छा है, पैग रेशो अच्छा है। दूसरा इसमें क्या देखते हैं? बुक वैल्यू जरूर देखते हैं इसमें। बुक वैल्यू, मैं आज बुक वैल्यू देखने के लिए क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ये एक फाइनेंशियल फर्म है, फाइनेंशियल फर्म के अंदर बुक वैल्यू जरूर देख। बुक वैल्यू 148 की है, और जो बुक वैल्यू पर, प्राइस पर बुक वैल्यू कितनी है? प्राइस के अकॉर्डिंग 1.58 है, यानी कि जो शेयर है वो 1 गुना अभी ज्यादा बढ़ा है। अभी ज्यादा बढ़ा नहीं है ये। ठीक है जी। वैसे लास्ट टाइम में 7.66% बढ़ा था, यानी जो स्टॉक के अंदर है वो पोटेंशियल है कहीं ना कहीं पे। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं इसकी। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। स्टॉक के पीई को
एक साल में कंपेयर करते हैं मीडियन पीई से। इसमें क्या है, जो मीडियन पीई कितना दिखा रखा है वो है आपका 7.5 मीडियन पी, एक साल का जो है इसका, ठीक है जी। और वहां कितना चल रहा है 10.10, यानी कि मीडियन पी से ज्यादा पी पे कंपनी चल रही है, यानी कंपनी थोड़ी सी महंगी है। पहले पैरामीटर पे तो सही थी, जहां पे इंडस्ट्रियल पीई को हम स्टॉक के पीई से कंपेयर कर रहे थे, पर जब हम मीडियन पीई से कंपेयर करते हैं तो मीडियन पीई 7.5 आ रहा है एक साल का, यानी कि उससे ज्यादा है, यानी कि यहां पे ये अंडर वैल्यूड कैटेगरी में नहीं है। चलते हैं हम अगले उस पर। तो मन्नापुरम फाइनेंस है ये। मन्नापुरम फाइनेंस को उसकी पीयर कंपनी से हम कंपेयर कर लेते हैं, उसके पीई को। जिसमें उसका पीई हम इसमें देख लेते हैं। देखो मन्नापुरम फाइनेंस का 10.09 है। 10.09 एज कंपेयर टू अदर जो उसके पीयर कंपनीज हैं उसकी तुलना में काफी कम है, यानी जब कंपनियों से हम उसके पीयर कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर ये हमें अंडर वैल्यूड दिखाई दे रही है, सस्ती दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। चलते हैं फिर आगे की तरफ। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में इसमें इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, वो बढ़ा है या घटा है। ये देखिए इसका नेट प्रॉफिट, जैसे ये आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट कितना 1500, 2100 और 1971 है। अभी एक क्वार्टर और रह रखा है, यानी कि लगभग बराबर हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। यानी एक क्वार्टर का एवरेज कितना है ये भी देख लेते हैं। इसका 1971 हो गया है, ठीक है जी। यानी एक क्वार्टर का एवरेज यहां पे ये लग जाएगा, यानी 200-250 करोड़ का एवरेज है इसका। तो यहां आप 200-250 और जोड़ लो तो लगभग ये इक्वल हो जाएगा 2100-2200 करोड़ के लगभग, ठीक है जी। उसके बाद स्टॉक का CAGR देख लेते हैं। स्टॉक के CAGR में जो 35% है 1 ईयर का, विच इज वेरी वेरी गुड। 3 इयर्स का 26% है, ये भी ठीक है, बहुत अच्छा है। 20 से ऊपर जितना भी अगर 3 इयर्स का 20 CAGR है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है करीब, ये भी बहुत अच्छा है। बैलेंस शीट में इसमें कुछ नहीं देखेंगे। उसके बाद इसमें कैश फ्लो भी इसका नहीं देखेंगे इतना ज्यादा, क्योंकि कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो मैंने एक चीज नहीं देखी, पहले भी मैंने जहां रिटर्न और रेशियोज थे वहां डेट इक्विटी रेशियो नहीं देखा, और अब मैं यहाँ पे कैश फ्लो भी नहीं देखूंगा, बिकॉज ये एक फाइनेंशियल कंपनी है और फाइनेंशियल कंपनी का काम क्या होता है, बोरो मतलब लोगों को कैश प्रोवाइड कराना। वो तो ऑलवेज उसके ऊपर कैश फ्लो भी उसका नेगेटिव हो सकता है जो इस तरह की कंपनियां होती हैं, और दूसरी चीज उसका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो भी ज्यादा होगा, इसीलिए मैंने आगे वाली उसमें डेट इक्विटी रेशियो नहीं देखा। फिर हम आगे चलते हैं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये देखिए आप 35% तो प्रमोटर के पास में है और 27% है FIIs के पास में, और DIS के पास में 7% है, यानी कि काफी अच्छी। प्रमोटर्स तो काफी कम है, लेकिन मैंने बताया कि अगर कोई भी कंपनी अगर प्रमोटर कम है तो उसका FIIs और DIIs की जो परसेंटेज है वो ज्यादा होनी चाहिए। जो इसमें देखने को मिल रही है ज्यादा है, एक 27% है, एक 7% है, यानी कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी में है, और इसके सारी चीजें काफी ठीक ठीक हैं, मतलब ठीक ठीक वैल्यूएशन है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी अगली कंपनी की ओर, जो है मुथूट फाइनेंस।
जो इसी की ही एक पीयर कंपनी है। मुथूट फाइनेंस भी एक एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसका काम है गोल्ड लोन प्रोवाइड कराना। ठीक है जी, चलते हैं सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप देख के क्या पता चलता है कि कंपनी 20,000 करोड़ से ऊपर की, यानी वो क्या कंपनी थी, वो एक मिड कैप कंपनी थी। 19,000 समथिंग करोड़ था। इसका 94,609 करोड़ की है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। फिर दूसरी चीज क्या है, इसका जो पीई है, इसका जो पीई है वो 19.9 है। आरओसी 13.20, जो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। जो आरओसी है इसका, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है, आप देख सकते हो, ज्यादा अच्छा नहीं है। ये भी इसका ठीक है, अच्छा है। इसको ग्रीन से कर देते हैं तो आप ये देख सकते हैं। बाकी जो डेट इक्विटी है, इसमें डेट इक्विटी नहीं देखते हैं बिल्कुल भी। जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उसमें डेट इक्विटी इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। फिर जो इंडस्ट्रियल पी है उसको देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल पी क्या चल रहा है इसका, 20.30। ये जो ये है, ये यहां से यहां जोड़ो इसको, आप देखो ये स्टॉक का पी और इंडस्ट्रियल पी, ये 20.30 है और ये लगभग इसी के बराबर है। यानी कि कंपनी ना ज्यादा महंगी है ना ज्यादा सस्ती है। ठीक है जी। उसके बाद पैग रेशियो भी इसका काफी ज्यादा सा लग रहा है, पैग रेशियो भी इसका ज्यादा है। ये तो इसको रेड से दिखा देते हैं। ठीक है जी, पैग रेशियो काफी ज्यादा है इसका। ठीक है। बाकी पी वगैरह देख लेते हैं इसका। एक साल का जो मीडियन पी है वो 18 दिखा रहा है और वैसे स्टॉक का पी कितना है, 19 है। तो लगभग ना ज्यादा सस्ती है ना ज्यादा महंगी है इससे कंपेयर करें। अब इसका पीयर कंपैरिजन जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसके साथ में देख लेते हैं। तो उस पे साथ में अगर पी को देखें इसके, तो क्या दिखाई देता है कि मुथूट फाइनेंस 19 का पी था इसका। देखो श्रीराम फाइनेंस इससे थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, सस्ते पी पर रन कर रहा है। बजाज होल्डिंग्स 18 है। ठीक है, और ये 34 है। ये काफी महंगे हैं इससे। और देख लेते हैं इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। वो अगर देखें इसका, ये बहुत अच्छा है। जो प्रॉफिट है इसका आप देखोगे, नेट प्रॉफिट, यहां पे ये जो नेट प्रॉफिट है ये देखोगे आप 3474, 4050 और 4749, यानी कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं पे। फिर कैगर देख लेते हैं। कैगर भी बहुत अच्छा है इसका। 1 ईयर का 65% आप देख सकते हैं और 3 इयर्स का आप देख सकते हैं 21% एवरेज रिटर्न, विच इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और नेट कैश फ्लो, अब मैं ये कहता हूं कि यार नेट कैश फ्लो, मान लो मैंने क्या कहा था कि नेट कैश फ्लो जो होता है ना, वो फाइनेंशियल कंपनी में जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यार नेगेटिव है ना। लेकिन फाइनेंशियल कंपनीज का मोस्ट ऑफ द जो जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज होती है उनका सबका नेट कैश फ्लो माइनस में ही रखेगा, क्योंकि उनका काम है बोरोड कराना। हम उनसे बोरो ही तो करते हैं मनी, तो उनके पास कैश होता ही नहीं है, वो तो सारा कुछ पब्लिक को दे देते हैं। इस वजह से ये नेट कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव रहता है इन कंपनीज का। फिर आ जाते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो ये प्रमोटर्स कितने, 73%, विच इज अ वेरी वेरी गुड नंबर। और इसमें FIIs और DIIs भी काफी
ज्यादा शेयर होल्डिंग में है। तो कंपनी इज गुड। FIIs DIIs का मतलब होता है कि इसमें स्मार्ट मनी भी एंटर कर गई है, जो अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस स्टॉक के अंदर है। तो ये सारी चीजें इस स्टॉक को एक अच्छा स्टॉक बनाती हैं। तो मुथूट फाइनेंस एंड मन्नापुरम फाइनेंस दोनों ही एक कंक्लूजन निकल के आता है, दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छी हैं, दोनों ही कंपनियों में बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, सो दैट कि मैं इस तरह की वीडियो आगे आने वाले टाइम में बनाता रहूं और मुझे आपके जो ये लाइकिंग से हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।